गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आधिकारिक और में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं परफेक्शन आईएएस के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 3 का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 कवर करवा दिया था, जिसके 75 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिए थे। थोड़ा सा वीडियो लंबा था क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बहुत इसका अच्छा रहता है, मतलब लेथार्जिक रहता है थोड़ा क्वेश्चन। इसके वजह से वीडियो थोड़ा 1 घंटा प्लस चल जाता है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो 1 घंटा के अंदर ही रहे और थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, इस वजह से थोड़ा वीडियो चला जाता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से। और इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चूँकि अभी हम इस चीज़ में नए हैं तो कभी कभी कोई क्वेश्चन अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, इसके लिए सॉरी। यही मैं पूरी तरह सुधार करने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट का एक मिनट भी कीमती होता है। बेफालतू बातें करना बेकार है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। मन से पढ़िए, दी जान लगा के पढ़िए। अब आपके बचे हैं 73 डेज अप्रॉक्स एग्ज़ाम के। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करा है? अनुवांशिकी के संदर्भ में सेंट्रल डोग्मा सूचना के प्रवाह को इस प्रकार वर्णित करता है। बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि अनुवांशिकी के संदर्भ में सेंट्रल डोग्मा सूचना के प्रवाह को किस प्रकार वर्णित करता है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रतिवर्ती अनुलेखन प्रक्रियाओं के माध्यम से आरएनए का पुनः डीएनए में परिवर्तन होना, क्वेश्चन दूसरा। ऑप्शन 2 है प्रोटीन का एमिनो एसिड में विखंडित होकर के नए डीएनए द्विकुंडलित संरचना बनाना। ऑप्शन सी कह रहा है डीएनए का आरएनए में अनुलेखन होना और फिर विशिष्ट प्रोटीन में अनुद्वितित होना। ओके, क्या कह रहा है कि डीएनए का आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड होना और फिर विशिष्ट प्रोटीन में ट्रांसलेटेड होना। चूँकि हिंदी वर्ड काफ़ी टफ है, आप देख सकते हैं। अनुदित इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता चला है, लेकिन ट्रांसलेट मतलब समझ में आता है या समझने मतलब। तो इसका ऑप्शन सही कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दरअसल आणविक जीव विज्ञान में सेंट्रल डोग्मा जो होता है, ये एक प्रकार के जैविक प्रणाली के भीतर अनुवांशिकी जानकारी के मौलिक दिशात्मक प्रवाह को निर्धारित करता है। देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा जो होता है यह एक जैविक प्रणाली के भीतर, मतलब किसी जीव जंतु के भीतर जो अनुवांशिक जानकारी है, उस जानकारी के मौलिक दिशात्मक प्रवाह को निर्देशित करता है। यह बताता है कि अनुवांशिकी निर्देश संरचनात्मक रूप से डीएनए के संदेशवाहक आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होने से प्रभावित होते हैं। ओके, जिन्हें फिर राइबोसोम द्वारा विशिष्ट प्रोटीन में ट्रांसलेशन किया जाता है जो कोशिकीय कार्य करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है? कर रहा है गोल्डन राइस के एक अनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है जिसे किसकी कमी को दूर करने के लिए विकसित किया जाता है। तो आपको पता होगा। सही ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं फिर हम बताते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि जनसंख्या के दैनिक आहार में लोहे और जस्ते की कमी को पूरा करने के लिए। चलिए ऑप्शन बी कह रहा है कि चावल पर निर्भर क्षेत्रों में विटामिन ए यानी कि विटामिन ए बीटा कैरोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। पशु आधारित प्रोटीन में पाए जाने वाले आवश्यक एमिनो एसिड की कमी को पूरा करने के लिए। और स्वास्थ्य पाचन क्रिया के लिए अनावश्यक आहार फाइबर की कमी या प्रयास नहीं किया गया। बताइए कौन सा? तो गोल्डन राइस को इसलिए निर्माण किया गया था कि जो चावल पर निर्भर क्षेत्र है वहाँ के लोगों में विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है? तो बताइए कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ प्रमस्तिष्क दिया है, हाइपोथैलेमस दिया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा दिया है, अनुमस्तिष्क दिया है। कौन सा दिया है क्वेश्चन? होगा सेरेब्रम है या सेरेबेलम है या हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लोंगेटा है? क्या है ऑप्शन का सही? तो 77 का हो जाएगा आंसर सही, सेरेबेलम। ओके, क्या हो जाएगा? सेरेबेलम सही हो जाएगा करें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए जो सेरेब्रम है वह स्वैच्छिक कार्यों और बुद्धि को संभालता है। सेरेबेलम मूल रूप से स्वैच्छिक मांसपेशियों गतिविधि के समन्वय और शरीर को संतुलित मुद्रा व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर
79, 78 हो गया था, 79 पर थे। कह रहा इसरो का गगनयान मिशन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए केंद्रित है? तो इसरो गगनयान मिशन तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है, न्यूज में हमेशा रहा है। सीधे मानव मिशन के लिए, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना ही गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य है। कमेंट में बताइए कब इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करा है? प्रकाश निर्भर अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। कह रहा है क्या? प्रकाश निर्भर अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन जल के अणुओं के टूटने से आती है। कौन सा कथन है सही प्रकाश संश्लेषण के बारे में? देखिए, पहला कथन गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश निर्भर अभिक्रिया, क्या कह रहा है? प्रकाश, बार बार जोर दे रहा है, प्रकाश निर्भर अभिक्रिया जो होता है वह थाइलोकोलाइड किस में होता है? थाइलोकोलाइड झिल्ली में होती है। ओके, यह प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया, मतलब प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, और ये कैवलिन चक्र का एक भाग है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, यानी पहला कथन तो हो जाएगा गलत। दूसरा का है इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जल के अणुओं के टूटने से आती है। बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या कर रहा था? पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन है? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है को मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल कथन सही है। रक्त में लवण केशों को नियंत्रित करने के लिए अधिवृक्क ग्रंथियाँ यानी एड्रिनल ग्लैंड्स द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। क्या एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है? नहीं, ये होता है क्या बोलते हैं उसको? अग्नाशय, उसको पेनक्रियाज बोलते हैं, उससे इंसुलिन का स्रावन होता है। तो कथन 2 तो गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आहार में थायरोक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या यह सही है? बिल्कुल कथन सही है। इन 3 और 1 सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के संबंध में निकटतम विचार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि हमेशा न्यूज़ में रहता है IPR पेटेंट के बारे में, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है? नए आविष्कारों के लिए 20 वर्ष की सीमित अवधि के लिए पेटेंट दिया जाता है। क्या यह कथन सही है? ओके, फिर क्या कर रहा है? भौगोलिक संकेतों यानी GI टैग जो दिए जाते हैं विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पादों के नामों की रक्षा करते हैं। ओके, कॉपीराइट का उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक डिजाइन ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला और दूसरा कथन इसमें क्या है? सही है, क्योंकि तीसरा कथन गलत है। क्योंकि कॉपीराइट का उपयोग क्यों किया जाएगा? अगर डिजाइन हम किसी को दे ही देंगे, कोई ले ही लेगा मेरा, ठीक है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ GI टैग्स का या पेटेंट लेने का? तो तीसरा तो गलत है। बाकी पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मिलान करना है। विटामिन ए कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए कमी से आपको पता है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं और इससे रतौंधी होता है। एक हो जाएगा B2। विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 को थायमीन बोला जाता है और इससे होता है बेरी रोग। विटामिन सी से क्या होता है? तो विटामिन सी को बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड, इससे मसूरों में दर्द होती है तो इसे अस्कर भी होगा। और विटामिन डी तो पता ही है, सूखा रोग, रिकेट्स। अगला क्वेश्चन, मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों की छोटी आंत लंबी होती है। बिल्कुल कथन सही है। सेल्यूलोज की पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिक समय और स्थान की आवश्यकता होती है। दोनों कथन सही है। देखिए, जो मांस शाकाहारी होते हैं ना, उसके वो बहुत ज़्यादा खाता है। आप सिंपल सा अनुमान लगा लीजिए, किसी में चाहे गाय हो, भैंस हो या फिर बड़े बड़े जिराफ हो, ये बहुत ज़्यादा खाना खाता है, या हाथी हो, क्योंकि इसके आँत, छोटी आँत क्या होती है? काफ़ी लंबी होती है। इससे हम गेस कर सकते हैं यही। शाकाहारियों के जो आहार में प्रचुर मात्रा में सेलुलोज होता है,
तो सेलुलोज का पाचन एक जटिल और धीमी जैविक प्रक्रिया होती है। इसके लिए अधिक समय और सूक्ष्म जैविक किण्वन की आवश्यकता होती है जिससे वो डिकम्पोज कर सके जो खाता है। तो लंबी आंत इस पाचन के लिए आवश्यक समय और विस्तारित सतही क्षेत्र प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन है पॉलिटी से। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों की तुलना में संकीर्ण क्यों है। कह रहा है कि जो रीट जुरिडिक्शन है उस मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालयों के पास बिना कोई कारण बताया रीट याचिकाओं को खारिज करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र केवल केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित होता है। अरे ये तो ऐसी गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा किसी अन्य क्षेत्र उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकता है। क्या कह रहा है? चौथा ऑप्शन कह रहा है उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, कथन हो जाएगा डी सही हो जाएगा इसमें। इस वजह से क्या होता है कि उच्च न्यायालय के पास जुडिक्शन ज़्यादा हो जाते हैं इस चीज़ में, रीट के मामले में। याद रखना ये जारी करेगा आर्टिकल 226 के तहत और ये जारी करेगा आर्टिकल 32 के तहत। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी के परिणाम स्वरूप स्वतः क्या निलंबित हो जाता है। तो आपको ध्यान है कि स्वतः जो है वो क्या बोलते हैं इसको, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता डेमोलिश हो जाता है। ठीक है, यानी आंसर सी हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसा ही 352 प्रभावी होगा, सिंपल से याद रखना है, 352 प्रभावी होगा तो 358 तुरंत एक्शन में आ जाएगा। ओके, और 358 क्या कहता है कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 6 मौलिक अधिकार जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है स्वतः ही निलंबित होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होने वाला हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और ये कहाँ है? यह 359 में। अनुच्छेद 359 क्या कहता है? देखिए 358 कहता है कि 352 जैसे क्रियाशील होगा तैसे 358 क्रियाशील हो जाएगा और व्यक्ति के वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जबकि 359 क्या कहता है, यह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अधिकार में परिवर्तन कर सकता है या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 88 क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता की जाती है वो तो पता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष के द्वारा। आंसर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने और सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए प्रदान किया जाता है? क्या अनुच्छेद 1 है? नहीं भैया। अनुच्छेद 2 है? नहीं भैया। अनुच्छेद 4 है? बिल्कुल नहीं भैया। अनुच्छेद 3 है? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए अनुच्छेद इसका 3 होगा। देखिए भारतीय संविधान जो है वह स्पष्ट रूप से करता है कि भारतीय संविधान या भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ में समझ में आ रहा है कि राज्य तो अलग अलग हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन वो भारत से अलग नहीं होता है। यानी राज्य का तो विनाश हो रहा है लेकिन भारत का विनाश नहीं संभव है क्योंकि भारत से किसी भी राज्य को अलग रहने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए कहा जाता है भारतीय संविधान में विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ की स्थापना की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राजस्थान में नागौर में पहली बार पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 1959 में हुआ था। इसको याद रखना है, तोता मैंने ऐसा रटना है, कुछ चीज़ों को रटना होगा भाई। और ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक सबसे बड़ी पहल थी। अब मुझे कमेंट में बताइए कि जो बलवंत राय मेहता समिति था वो कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
चलिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनके पास उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ओके, इन्हें सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ ऑडियंस है, लेकिन वे संसदीय कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। क्या ऐसा है क्या? दूसरा एकदम गलत है भाई। देखिए, हमारा आर्टिकल 88 क्या कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उन्हें सभी भारतीय न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का भी अधिकार है। हालांकि उनके पास मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ओके, और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस में दिया गया? तो आर्टिकल 76 में। कौन करेगा इसको? तो यह करेगा भारत के राष्ट्रपति, और ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। ओके, तो पहला कथन सही है या कथन 2 गलत है, इसलिए आंसर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करें निर्वाचन आयोग के बारे में? यह संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय पंचायती चुनाव को संपन्न कराते हैं। क्या ऐसा है क्या? स्थानीय पंचायती चुनाव को कभी संपन्न करवाता है? कभी देखते हैं? ये तो राज्य का विषय हो जाता है। यानी कहानी खत्म। पहला कथन। अब पहला को छाट लीजिए, ऑप्शन को देख लीजिए कहाँ का मिल रहा है। ऑप्शन केवल 2 और 3 हो जाएगा सही, इतना देख लेना है। अब बहुत सारा आएगा, अच्छा संसद, राज्य विधानसभा का चुनाव करवाता है, निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। आयोग सदस्यों की अयोग्यता के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देगा। बिल्कुल सही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, हर हाल में पढ़ के जाइएगा, चूँकि रिफॉर्म भी हुआ है तो क्वेश्चन बनते हैं इससे आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया था। कैग कब किस में है? तो आर्टिकल 148। अभी नहीं सॉरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गलत है। कैग जो हो जाएंगे वो 76 हो जाएंगे, महान्यायवादी हो जाएंगे। तो गड़बड़ा गए हम। कैग को ही बोलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल। तो सी के 4 हो जाएगा, जब सही कहे थे। और महान्यायवादी हो जाएगा 3। ठीक है, डी का 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं, ठीक है ना, वो सार्वजनिक धन के संरक्षक कहा जाता है। इन्हें कैग भी कहा जाता है और इसका आर्टिकल 148 में के तहत कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन 94। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। हाँ, बिल्कुल सही है भाई, उसी पर टिका हुआ है ये है। भारतीय संविधान को हटाने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया गया इसमें। चलो, संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई भी किया गया है? प्रदान नहीं किया गया। दोनों राष्ट्रपति रिकमेंड करेगा तो हटा देगा इसको। यानी देखिए, आर्टिकल 156 का सेक्शन 1 जो कहता है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल एक सुरक्षित संवैधानिक कार्यकाल नहीं रखता है और अनिवार्य रूप से यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि हाँ उसको कब हटा सके। क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया प्रदान नहीं करती है। ओके, इस वजह से यह कहा जाता है कि भारत के राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित राज्यों में से उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम को बताइए। कौन सा पहले गठन हुआ, कौन सा बाद हुआ गठन? तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था भाषा के आधार पर, इसी के बाद तो हुआ था। ओके, उसके बाद गुजरात बना था, है गुजरात कहीं? हाँ, मुंबई राज्य से अलग होकर गुजरात बना था। चलिए, आंध्र प्रदेश 1953 में शुरुआत हुआ था और 56 में बन गया। गुजरात 1960 में बम्बई से अलग हुआ। असम से होकर के नागालैंड बना था
1963 में, ओके, और हरियाणा 1966 में। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा था, 2 1 4 3, आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट प्रभाव तब होता है। अब कह रहा है क्राउडिंग आउट का मतलब समझाइए। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है क्या, कथन पढ़ लेते हैं। निगम करों में भारी कटौती के कारण निजी निवेश बढ़ जाता है, तब ये क्राउडिंग आउट होता है। किसी वर्ष में विदेशी प्रतिनिवेश निवेश कुल घरेलू निवेश से अधिक होता है। केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के रुझानों को रोकने के लिए मुद्रा की आपूर्ति कम कर देता है, तब क्राउडिंग आउट कहते हैं, ओके। या राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक ऋण लेने से दूसरे के लिए ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है, तब उसको क्राउडिंग आउट कहते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा डी। दरअसल सरकार द्वारा अत्यधिक ऋण लेने से दूसरों के लिए ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है, जिससे ही क्राउडिंग आउट कहते हैं। अब जो केंद्र सरकार है वही ज़्यादा लोन ले लेगा, तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको तो अत्यधिक कर में लोन दे लेगा, तब ना इसको प्रॉफिट होगा। तो इसी को क्राउडिंग आउट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, वाई क्षेत्र के संदर्भ में डॉलर के मुकाबले भारतीय के में रुपये का मूल्यह्रास का परिणाम क्या है, का परिणाम होगा। परिणाम क्या होता है, जो डिप्रिसिएशन हो रहा है इंडियन करेंसी का वाई क्षेत्र के संदर्भ में, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा। ऑप्शन बढ़ते, देश के लिए भारतीय निर्यात सस्ता हो जाएगा और आयात अधिक महंगा हो जाएगा। घरेलू बाजारों के भीतर आयातित विलासी कारों की मांग बढ़ जाएगी। भारत के लिए तेल और गैस के आयात की लागत में तत्काल सभी कमी आ जाएगी। भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि यह अत्यधिक किफ़ायती होगा। कहाँ ऐसे हो सकता है भाई, आज जब मूल्यह्रास हो जाएगा तो ये सब होगा, नहीं होगा। हुआ क्या, क्योंकि देश के लिए भारतीय निर्यात जो एक्सपोर्ट हो जाएगा वो सस्ता हो जाएगा और इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, जब भी हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा करेंसी का। तो अगला प्रश्न 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा की गणना इस प्रकार की जाती है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल राजस्व व्यय को घटा करके, वर्ष के कुल राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा करके, राज्यों के कुल पूंजीगत व्यय में बाह्य ऋणों को जोड़ करके। ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद द्वारा कुल सार्वजनिक ऋण विभाजित करके। कौन सा कथन सही है बताइए तुम। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा का मतलब क्या होता है, इसको समझाइए। तो देखिए इसका मतलब सिंपल से होता है कि वर्ष में कुल राजकोषीय घाटा में से अगर ब्याज भुगतान घटा देंगे, इसे जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसमें माइनस कर देंगे हम लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे देश को या दूसरे बैंक को, विदेशी बैंक को, तो उसी को हम लोग करते हैं प्राथमिक घाटा। घाटे के मापदंड सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य का संकेतक होता है यह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। कह रहे जीएसटी डायरेक्ट टैक्स का है, कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। बताइए कौन सा है। तो जो कॉरपोरेट टैक्स है, जो निगम कर होते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स के आते हैं। बाकी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और एक्साइज ड्यूटी ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, चलिए, अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड के सुधार का तात्पर्य क्या है। अब देखिए गेस करिए वी शेप मतलब क्या हुआ। देखिए तो देखिए ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में गिरेगा। मान लीजिए अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो रहा है तो स्टार्टिंग में गिरा, फिर अचानक से तीव्र गति से ऊपर बढ़ा, यही शेप बताता है। देखिए अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक सुधार है इसके स्वरूप कुछ इस प्रकार भी हो सकते हैं। वी हो सकता है, यू हो सकता है, एल हो सकता है, के हो सकता है और डब्ल्यू हो सकता है।
तो भी अगर इस तरह दे रहा है जैसे गिरा वैसे उठा, लेकिन यू कह रहा है कि धीरे धीरे गिरा है और कुछ समय तक स्टेबल रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर उठा। ओके, ये से तो भी आकार का एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या कहता है। कथन पढ़ लेते हैं पहले। मूल विकास स्तरों पर लौटने की एक धीमी और कष्टदायक प्रक्रिया है। विकास को केवल औद्योगिक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में होता है। यह सुधार एक ऐसा सुधार जो विफल हो जाता है तत्काल दूसरी मंदी की ओर ले जाता है। कह रहा है आर्थिक गिरावट के बाद त्वरित और सुधार। कितना बेहतरीन, अभी तो बताया कि पहले आर्थिक गिरावट हुआ और तुरंत से रिकवर कर दिया उस चीज़ को, तो यही बी सेट ले लेता है वो अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। सभी भारतीय राज्यों के प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर में बिहार का सड़क घनत्व सबसे अधिक है। क्या ऐसा हो सकता है भाई? महाराष्ट्र भी है कि नहीं? बहुत सारा ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ का सड़क घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, तो ये कथन गलत है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय ने 5 वर्षों में गिरावट का रुख देखा है। क्या ये सही है? नहीं, प्रति व्यक्ति आय में 5 वर्ष में क्या होगा? बढ़ोतरी हुआ है, गिरावट नहीं हुआ। दोनों कथन गलत है। दोनों कथन न इनमें से एक, न इनमें से दो। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। परिषद के प्रत्येक निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अब बताइए कौन सा कथन सही है? तो कथन 3 और कथन 1 सही है। ओके, दरअसल कि परिषद के निर्णय साधारण बहुमत से बिल्कुल नहीं लिया जाता है। इसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों का 3/4 बहुमत जरूरी है, तब भी उस पर विचार किया जाएगा। यानी साधारण बहुमत से कोई भी चीज़ का निर्णय नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, चलिए बताइए विश्व बैंक का कहाँ है मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ है मुख्यालय? बताइए संघाई। बीजिंग भी ऑप्शन दिया रहेंगे, संघाई है इसका। ओके, एशिया विकास बैंक का कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का बीजिंग में। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई, एशिया विकास बैंक मनीला, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, मुद्रा का अवमूल्यन डिवोल्यूशन लंबे समय में व्यापार संतुलन में सुधार कर सकता है। क्या मुद्रा का जो डिवोल्यूशन होता है वो लंबे समय में व्यापार संतुलन में सुधार कर सकता है? अवमूल्यन किसी देश के निर्यात को विश्व बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। क्या दोनों कथन सही है? बताइए। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने जानबूझ करके ऐसा करता है कि मुद्रा का डिवोल्यूशन करता है ताकि व्यापार संतुलन को हम लोग सुधार कर सकें। इस सुधार के पीछे का मौलिक तंत्र यही होता है कि अवमूल्यन किसी देश के निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी सस्ता कर देता है और अधिक जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर किसी मार्केट में हम सस्ता चीज़ लेकर देके जाएंगे तो स्वाभाविक है वहाँ के जो महंगी चीज़ें हैं उसमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करेगी उस मार्केट में, जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा। तो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं को उनके फोकस क्षेत्र पर आधारित पर क्रमबद्ध कीजिए। चलिए, औद्योगिकरण, महालनोबिस मॉडल, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और कृषि विकास, हेराल्ड डोमन मॉडल। बताइए कौन सा होगा सही कथन है? देखिए, भारत के पंचवर्षीय योजना में जो पहली पंचवर्षीय योजना था 1951 से 1956, वो हेराल्ड डोमर के सिद्धांत पर आधारित था। इसमें खास संकट को हल करने के लिए प्राथमिक कृषि विकास पर फोकस किया गया था। तो पहला क्या हो जाएगा? प्राथमिक किसान। हेराल्ड डोमर बिल्कुल सही है, कथन 3 1951
51 से 56। गरीबी उन्मूलन का नारा किस में लगा था बताइए? तो ये 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना का था, यानी 1970 से 1980 दशक में, जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, ठीक है, और गरीबी हटाओ का प्रतीक नारा बन चुका था उस समय। तो ये तो बाद में आया था। महालनोबिस मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, यानी पहला हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, सॉरी 3 और 1 और 2, 3 1 2, ऑप्शन ए कथन सही। ऑपरेशन नया सवेरा को रणनीतिक रूप से किसके लिए निष्पादित किया गया है? ऑपरेशन नया सवेरा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चलिए ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट में मारता हूँ। संगठित मानव तस्करी और बाल श्रम को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन नया सवेरा संगठित मानव तस्करी और बाल श्रम को खत्म करने के लिए शुरुआत किया गया है। जनरली जो नेक्सलाइट एरिया है वैसे जगहों पर, हालांकि इसमें सभी के सभी जिले और राज्य शामिल है। पटना में बापू टावर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो पटना में बापू टावर का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो यह है चंपारण सत्याग्रह की विरासत को सहेजने वाले एक संस्कृति और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करना। बापू टावर स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंपारण सत्याग्रह की विरासत को सहेजने वाले एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से विकास करना। अगला क्वेश्चन, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए सब इतना क्वेश्चन है, सब वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा। ऑप्शन पढ़ लेता मैं। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत विनिर्माण के लिए विशेष डिग्री प्रदान करने के अधिशेष दिया गया है। इसका लक्ष्य औद्योगिक कौशल की कमी को दूर करने के लिए प्रतिवर्ष 50,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना है। दोनों कथन बिल्कुल ही सही दिया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 109, सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कह रहा है राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस कारण से अद्वितीय है? बताइए किस कारण से अद्वितीय है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी खेल है, हालांकि क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें एकीकृत खेल विज्ञान केंद्र और इंडोर प्रशिक्षण अकादमी दोनों शामिल है। इसलिए आप कभी जाइए राजगीर घूमने के लिए, तो जो नया यूनिवर्सिटी बना है खेल, वहाँ पर जाके देखिए सारे के सारे कैंपस एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही प्लेटफॉर्म पर दिया गया है। ये अद्भुत है, बिहार के लिए बहुत अनोखा है, बहुत फेमस जगह है। मैं तो देख करके नीतीश कुमार के काम को अचंभित हो गया। इतना बड़ा कैंपस, मतलब अकल्पनीय लगा बिहार के संदर्भ में कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है बिहार में भी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त है भाई। कहीं थोड़ा जाके देखो ये सब चीज़। अगर बिहार के हो तो आसपास के हो लोग, वो भी नहीं देखते हैं। अभी तो मैं देख रहा कि लोग कभी हॉकी खेलते भी नहीं थे, गांव के लोग हॉकी जानते भी नहीं है, ऐसे पिछड़ा जगह था ये। और आज हॉकी देखने के लिए पहुंचते हैं, वहाँ पर भरा रहता है, खचाखच भीड़, मुझे लगता है बैठने का जगह भी नहीं रहता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। पटना में आयोजित मखाना महोत्सव बिहार के लिए रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? तो मखाना महोत्सव क्यों फेमस है? सॉरी ब्रो, मखाना महोत्सव फेमस है वैश्विक बाजारों में राज्य के जीआई टैग प्राप्त पौष्टिक की ब्रांडिंग को बढ़ावा देना इसलिए फेमस किया जाता है। इससे कोई भी कृषि आधारित फसल रहे या किसी चीज़ के लिए क्यों सब फेस्टिवल मनाया जाएगा, ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, विदेशों में हमारा डिमांड आए इस चीज़ का। अगला पूछते हैं, पूर्णिया, राजगीर, जमुई, पूर्वी चंपारण क्यों रहा चर्चा में? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो पूर्णिया बनाया जा रहा है, एक का एक सही है। राजगीर में क्या बनाया जा रहा है? तो उद्घाटन युवा राष्ट्रीय युवा खेलों का स्थल, क्या ये होगा? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है यही होना चाहिए, क्योंकि राजगीर में अभी जितना भी गेम है वही हो रहा है। बिल्कुल सही है, सारा गेम बिहार में राजगीर में हो रहा है, यानी राजगीर का 3 हो जाएगा, एक का पूर्णिया का राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय हो जाएगा। अब जमुई में क्या बन रहा है? तो जमुई में 20 पैरा एथलीट स्वर्ण विजेता का मूल स्थान, बताइए किसका है मूल स्थान नाम? ये तो दे दिया भाई, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है।
देखिए जमुई में जो होगा कि जो 20 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक है, तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के मूल स्थान और प्रशिक्षण स्थल के रूप में इनको पहचान मिला है जमुई को। अब पूर्वी चंपारण में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड विजेता का घर, अब ये किसे याद रहेगा भाई, ये कौन विजेता था, उनका घर कहाँ था? हाँ, ये तो फालतू क्वेश्चन मुझे लग रहा है। कुछ क्वेश्चन तो इरेलीवेंट दे दिया है। खैर बीपीएससी भी ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते रहते हैं। स्वच्छता ही सेवा का अभियान में सुपौल ने लगातार अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। जिले ने कचरा मुक्त निपटान के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले मॉडल को प्रभावी ढंग से संस्थागत बनाया है। तो दोनों कथन क्या है, सही है और व्याख्या भी करता है। ये सब बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर्स के। हालांकि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को क्वेश्चन इतना पूछता नहीं है जितना इन्होंने भर रखा है। बिहार में बजट अच्छा से पढ़ लीजिए, अब कुछ फेमस चीज़ें उसको पढ़ लीजिए। चलिए, पुलिस दीदी योजना के संदर्भ में अभिनव पुलिस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो पुलिस दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण महिलाओं के बीच समुदाय के नेतृत्व वाले सुरक्षा और विश्वास में सुधार करना। देखिए, अभी बिहार पुलिस के द्वारा एक अभैया ब्रिगेड की शुरुआत भी की गई है। इसमें महिलाओं को स्कूटी प्रदान किया जाएगा और वो जहाँ पर महिला कॉलेज है या स्कूल है वहाँ पर जा कर के 2 घंटा खड़ा रहेगी जब तक स्कूल के बच्चे बाहर आए और अंदर जाए इस योजना के तहत या इस ब्रिगेड के तहत। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार या 26-27 के अनुसार राज्य के राजकोषीय नीति का मुख्य बल किस पर निर्भर किया गया है। तो बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की राजकोषीय नीति का मुख्य बल किस पर है? भारी मितव्ययता उपायों के माध्यम से राजकोषीय घाटे को लगभग 1.5 से नीचे लाना, क्या यही है? आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक सामाजिक सुधार पेंशन के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से धन का हस्तांतरित करना। प्राथमिक शिक्षा के तुलना में माध्यमिक विनिर्माण क्षेत्र को प्राथमिकता देना। सख्त राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए कुल परिव्यय बिल्कुल जो बजट लाया गया है कितना का 3,47,589,700 करोड़ को, इसको खर्च तो करना है लेकिन जो हमारा जो राजकोषीय लक्ष्य है उसके अंतर्गत इसको करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार से कौन सा कथन सही है तो बताइए। नाम मात्र आर्थिक विकास दर 13.1% की मजबूती पहुँच चुका है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान सेवा क्षेत्र के योगदान से अधिकतम है, नहीं यार, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य की वास्तविक आर्थिक विकास दर में गिरावट आई है, नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, 116 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में लागू बीएनएस, अरे भाई क्यों पूछ रहा है फालतू, को भारतीय दंड संहिता का स्थान लेती है। पहली बार औपचारिक रूप से किसे तुच्छ अपराधों के लिए एक दंडात्मक उपाय के रूप में पेश किया गया है। देखिए, सामुदायिक सेवा नामक एक प्रकार का नया दंड लाया गया है, जिसमें अगर कोई भी छोटा मोटा अपराध करता है तो उसको जेल न भेज करके सामुदायिक सेवा का दंड का प्रावधान किया जाए। ये बीएनएस में दिया गया नया प्रकार का दंड है। देखिए नेक्स्ट, खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपया में प्रोग्राम करने योग्य सुविधा की शुरुआत मौलिक रूप से जारीकर्ता प्राधिकरण और सरकार को किस कार्य के लिए सक्षम बनाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी ई रुपया में प्रोग्राम करने योग्य सुविधा की शुरुआत मौलिक रूप से जारीकर्ता प्राधिकरण या राज्य को किस प्रकार से सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, ऑप्शन आंसर मैं बताता हूँ डायरेक्ट। कह रहा है कि यह सुनिश्चित करता है कि धन का उपयोग सख्ती से पूर्व निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों जैसे कि कृषि सब्सिडी के लिए किया जाए। कहने का मतलब सिंपल है, ई रुपया को लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक स्पेशल जगह जो टारगेटेड है उसको उस पर फोकस किया जाए। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 ये भैया बहुत पुराना दे दिया है, क्योंकि लखपति दीदी योजना काफ़ी फेमस था इसलिए दे दिया है इसका।
इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना के तहत लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 की बात कर रहा है। मुझे लग रहा है तो ये जो लक्ष्य रखा गया है कि 3 करोड़ परिवारों को, 3 करोड़ महिला दीदियों का। फालतू क्वेश्चन है, स्किप करिए इसको, आगे बढ़िए। पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये भी पुराना ही बजट से दिया गया था, बजट में ही आया था। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो 75 पीवी-टीजी समुदाय के जनजाति थे उन पर फोकस करना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना था। तो विशेष रूप से पहचाने गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवी-टीजी को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुधार प्रदान करने के लिए ही लाया गया था पीएम जनमन योजना। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कर रहा है, कह रहा है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में नेक्सकार 19 को मंजूरी दी है। तो नेक्सकार 19 क्या है, जो किसके उपचार के लिए भारत में पहली स्वदेशी रूप से विकसित चिकित्सा यानी थेरेपी है। ध्यान रखना है कि केंद्रीय औषधि मानक संगठन के द्वारा एक जो लाया गया है नेक्सकार 19, एक प्रकार की थेरेपी है, वो किसके इलाज के लिए दिया गया है, तो बताइए इसका। तो रक्त कैंसर यानी बी सेल लिम्फोमा, कहाँ है, बी सेल लिम्फोमा। सिकल सेल एनीमिया के लिए लाया गया है, कौन सा भी पता है ना, बिरसा 101, बिरसा 101। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लक्षद्वीप में अपनी समुद्री सुरक्षा उपस्थिति को रणनीतिक रूप से मजबूत करने और क्षेत्रीय भू राजनीतिक खतरों को मजबूत मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नाम से एक स्वतंत्र नौसैनिक अड्डे को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कह रहा है क्वेश्चन कि लक्षद्वीप समूह को अपनी समुद्री सुरक्षा उपस्थिति को रणनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कर रहा है कि लक्षद्वीप पर ऐसा कौन सा नौसैनिक अड्डे का राष्ट्र को समर्पित किया है, तो बताइए तो कौन सा है ये, तो INS जटायु नौसैनिक अड्डा है, कहाँ बना है, तो लक्षद्वीप पर। इतना ही क्वेश्चन था पूछना। लेथार्जिक बहुत सारे क्वेश्चन को जानबूझ के बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 कैरोस को दिया गया, जो पूर्व जर्मनी के ढलते दिनों की पड़ताल करता है। इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो जेनी अर्पेनबेक है। जेनी अर्पेनबेक को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जर्मनी के हैं। अब बताइए 2025 में किसको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में नीचे करिए आप। खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए रोहन बोपन्ना हाल ही में पुरुष युगल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने यह रैंकिंग अपनी किस जीत के साथ सुरक्षित कर ली है, तो यह सुरक्षित कर लिया गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 से। ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना पूछा है इसके द्वारा, इरेलीवेंट है इस क्वेश्चन को, ओके, इरेलीवेंट है। हालांकि चूँकि बन चुका है, सबसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी, और चूँकि भारतीय है रोहन बोपन्ना, इसलिए इसको पूछ दिया है, ठीक है। तो किसके बाद, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में जीता था। इसके बाद इन्होंने यह कीर्तिमान हासिल किया। यूरोपीय नेतृत्व में बदलती राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाते हुए निम्नलिखित में से हाल ही में फ्रांस के आधुनिक इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपको पता ही है, गैब्रियल अटल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पुराना है। गैब्रियल अटल फ्रांस के आधुनिक इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। अब G20 की अध्यक्षता के दौरान, कितना पुराना क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछ दिया है, क्योंकि G20 काफ़ी फेमस रहता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है। इससे G20 को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, ठीक है ना। इस बार कहाँ आयोजन किया गया है, ये सब सारी चीज़ें इसमें इकट्ठा कर लीजिएगा। भारत द्वारा अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करने
के पीछे प्राथमिक। अब कह रहा है कि भारत को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के नेतृत्व करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि भारत में तेल आयात निर्भरता को काफ़ी कम करते हुए अस्थायी ऊर्जा की ओर परिवर्तन की गति देने के लिए आवश्यक है। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक शीर्षक वाली संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? क्वेश्चन क्या है? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक शीर्षक वाली संयुक्त राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना है? तो यह 134वीं रैंकिंग है। ओके, भाई क्वेश्चन बहुत पूछा है, पुराना पूछा है, फालतू है। कह रहा है कि 9वां संस्करण राइसिंग डायलॉग का कोई मतलब इन्हें बनता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र को पीछे छोड़ते हुए भारत हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। इसने प्रत्यक्ष रूप से किसे पीछे कर दिया? तो यह क्वेश्चन सही, काफ़ी पुराना क्वेश्चन दिया है, कोई मतलब है ही नहीं। ये 2024 का क्वेश्चन था। हांगकांग लगता है कि ज़्यादा रिफॉर्म नहीं किया है, उठा के क्वेश्चन पूछ दिया है। 71 वाले का है, तो मतलब नहीं बनता है। चलिए, क्वेश्चन ये सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय में सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पुराना है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में पढ़ लेना है, जिसका मुख्य अर्थ यह था कि गुमनामी राजनीतिक वित्त पोषण व्यवस्थित रूप से नागरिक के किस अधिकार का उल्लंघन करती है? तो गुमनामी राजनीतिक वित्त पोषण जो होता है वो किसी भी नागरिक के लिए कौन सा है? तो वो तो पता है, सूचना के अधिकार को उल्लंघन करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ये कभी भी फेमस रहेगा, जरूरी नहीं है। अब लाइफ काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। लाइफ पहल के तहत शुरू की गई हरित ऋण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइफ परियोजना, ठीक है, ये हमेशा रहेगा। तो इसमें कौन सा कथन सही है? यह एक बाजार आधारित तंत्र है जिसमें व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्रों के उद्योगों तो स्वैच्छिक पर्यावरण कार्यों, देखिए स्वैच्छिक दिया रहा है, इसलिए पहला कथन इसका सही है। यह मौजूदा वैधानिक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देता है और सभी उत्सर्जन डेटा को एक ही रजिस्टर में मिला देता है। नहीं, ये गलत है, इससे कोई मतलब हमको है नहीं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना पूछा है, लेकिन सब रेलिवेंट ही है, कोई अलग नहीं है। अभी मैंने बताया था निर्वाचन आयोग के बारे में पूछने, फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें पदाधिनियम एक्ट 2023 के बारे में पूछा है। चूँकि इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो इस एक्ट से संभावना है कि पूछ सकें। अब क्या करता है एक्ट? तो यह एक्ट करता है जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, और जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के जिम्मेवार चयन समिति में प्रधानमंत्री होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और विपक्ष के नेता शामिल होंगे। कौन सा कथन सही है? क्या ये कथन सही है? नहीं, प्रावधान था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो पहला कथन गलत है। अब क्या है? अब इसमें कौन होंगे? तो पीएम होंगे, लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होंगे वो होंगे, और पीएम के द्वारा नामित एगो कैबिनेट मंत्री होंगे। यानी कहने का मतलब कुल मिला के 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति तो वैसे होंगे जो लोकसभा में पहले से ही लोकसभा के मेंबर है और सत्ता पार्टी के मेंबर है। तो बताइए चुनाव आयोग का निष्पक्ष रूप से कैसे चुनाव हो रहा है? हाँ, ये रहता कि पीएम रहते, विपक्ष का नेता रहते, जैसा पहले प्रधान किया गया था, और भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीनों तब हो सकते थे। उम्मीदवारों के प्रारंभिक पैनल की सूचीबद्ध करने का कार्य करने वाली खोज समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री करेंगे। अरे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ये भी तो उसी के पार्टी के होंगे, ठीक है, अगर करेंगे भी तो नहीं। देखिए इसमें सुधार किया गया है कि चयन समिति के लिए 5 उम्मीदवारों के पैनल को सूचीबद्ध करने वाली एक खोज समिति की अध्यक्षता किसी भी मंत्री द्वारा नहीं किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो कौन करेगा? कैबिनेट सचिव करेंगे। देखिए चयन समिति में कितने मेंबर होंगे? 5 मेंबर होंगे।
और खोजेगा किसको, तो वही एक जो नेता है कैबिनेट मंत्री उसकी, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो कैबिनेट सचिव करते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर केवल सही ही है। कथन कौन सा, कथन केवल एक सही है। खनिज सुधार भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है यह एक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गहरे समुद्र के खनन कार्यों को सख्ती से विनियमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक बहुपक्षीय राजकीय निकाय पहल है। भारत महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिज मृदा खनिजों के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए इस रणनीतिक साझेदारी में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, खनिज सुधार सुरक्षा भागीदारी, खनिज सुरक्षा भागीदारी के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गहरे समुद्र में खनन कार्य को सख्ती से विनियमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक बहुपक्षीय राजनीतिक पहल है। नहीं, पहला कथन तो गलत है। ओके, खनिज सुरक्षा भागीदारी गहरे समुद्र में खनन कार्यों को विनियमित करने वाली संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा पहल नहीं है। यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय गठबंधन है जिसमें पश्चिमी देश शामिल है और भारत भी इसमें जुड़ गया है। ओके, तो कथन केवल दूसरा ही है, कथन एक गलत है। अब रेलवे द्वारा तैनात किया गया कवच प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कथन क्या, कह रहा है यह ट्रेन दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। बिल्कुल सही कथन है। कह रहा है यह रेलवे प्रणालियों और स्टेशन परिसरों में रणनीतिक रूप से लाए गए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग का उपयोग करके कार्य करता है। बिल्कुल दूसरा भी सही है। टक्कर का खतरा होने पर आपातकालीन ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट द्वारा इसे पूरी तरह से मैनुअल रूप से नहीं कहता, बल्कि ये खुद ब खुद ब्रेक लग जाता है। तो कथन एक और दो सही हो जाता है, कथन तीन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, ऑकस एक नया आया है गठबंधन, ठीक है ना। ऑकस में ऑस्ट्रेलिया है, UK है और USA है। तीन देश है, कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, A से ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम और USA है अमेरिका, ठीक है। अब कौन क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन कर रहा है कि इसके आधारभूत स्तंभ में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा चालित लेकिन पारंपरिक रूप से सशक्त पनडुब्बी तकनीक के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना शामिल है। तो क्या शामिल है ये कथन, बिल्कुल सही है। जापान और भारत को हाल ही में, नहीं भाई, तीनों देश के बीच में है ये, जापान और भारत इसमें कहाँ रहेगा ऑकस में, कथन गलत है, केवल कथन एक सही है। चलिए अब देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है, हटाइए इसको। 45 में स्वतंत्र ओलंपियाड 2025 के बारे में पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन फेमस रहेगा और जो क्वेश्चन सही रहेगा उसके बारे में। चलिए, जारी करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसके जारी करता कौन कौन है, तो मिलान करते हैं। पहला कथन क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को जारी करता है कौन है, वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को जारी करता है कौन है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन कर जारी करता है, IMF। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक IMF। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD, याद रहेगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक IMF, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक। चलिए रट जाइए, बहुत सारी चीज़ को रटना है, ठीक है ना, बिना किसी सोचे समझे। आँख मूंद करके, केला का पत्ता हरा होता है, केला का पत्ता हरा होता है, जबकि पता है
जनरली सबका पत्ता हरा ही होता है, फिर भी रटना है उसको। भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों की अत्यधिक अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है। क्या कर रहा है? आरबीआई जो होता है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों की अत्यधिक अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है। देखिए अभी प्रतिबंधित लिखा है, यहाँ लिखा है प्रबंधित, कितना फर्क हो जाता है। यही इंग्लिश में रखता है तो मैंने लिखा था है ना, और इंग्लिश में रहता है प्रोहिबिशन लिखता है, प्रोहिबिटेड लिखा था। भारत एक सख्त निश्चित विनिमय दर व्यवस्था के तहत कार्य करता है, जहां रुपये के मूल सीधे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर से जुड़ा होता है। क्या दोनों कथन सही है और व्याख्या करता है दूसरे का? तो कथन आर क्या है? गलत है। ठीक है, कथन ए सही है जबकि कथन आर गलत है, क्योंकि भारत जो एसडीआर है इसके तहत खर्च नहीं करता है, बल्कि भारत एक प्रबंधित फ्लोट यानी मैनेज फ्लोट विनिमय दर व्यवस्था के तहत कार्य करता है, जहां आपूर्ति डिमांड एंड सप्लाई की बजाय जो मार्केट ताकत है मुख्य रूप से जो करेंसी का जो वैल्यू है उसको निर्धारित करता है। ठीक है, और केंद्रीय बैंक केवल अत्यधिक सट्टेबाज को रोकने के लिए ही हस्तक्षेप करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है वैश्विक व्यापार बाधाओं के अक्सर चर्चा में रहने वाले निम्नलिखित रणनीतिक समुद्री संकुचित स्थलों को पश्चिम से पूर्वी और भौगोलिक रूप से व्यवस्थित करिए। कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित के सबसे पश्चिम में कौन है और सबसे पूरब में कौन है? तो हरमुज, जलडमरू स्थल, बाब अल मंडेब, मलक्का, सुएज नहर। पहले तो सबसे पूरब में मलक्का हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, और सुएज नहर सबसे आगे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 नंबर पर हो जाएगा, और 3 सबसे आगे हो जाएगा, फिर बाब अल मंडेब आ जाएगा, फिर हरमुज आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 2, 1 और 3। आंसर डी हो जाएगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये भी बता दूं क्या? चलो ठीक है। हरमुज या सुएज नहर तो पता है आपको, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये तो मालूम होगा, सबसे पश्चिम में है। बाब अल मंडेब के बारे में पता है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बाब अल मंडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और हरमुज जल संधि तो पता ही है, फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, और मलक्का जल डमरू स्थल ये क्या है? तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला या चीन के सागर से भी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है एक विकासशील देश की गंभीर भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट का सामना करना पड़ता है, उसका विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जाता है, और ये कंडीशन दिया है, ये वित्तीय राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाता है। अब वो एक कंडीशन दिया है कि मान लीजिए कोई विकासशील देश है, उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो संकट का सामना करना पड़ रहा है, और फिर जाता है आईएमएफ के पास। तब मानक संरचनात्मक संयोजन शर्तों के हिस्से के रूप में जो आईएमएफ का है, आईएमएफ द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यापक आर्थिक नीति परिवर्तन को अनिवार्य करने के लिए अधिक संभावना है? मतलब अगर कोई देश बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट से जूझ रहा है और वो आईएमएफ के पास जाता है, तो आईएमएफ कौन सी उस पर शर्त लागू कर सकती है जो सबसे सटीक हो, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यह होगा कि जो सार्वजनिक सब्सिडी है में कटौती करेगा और करों को युक्ति संगत बना करके राजकोषीय घाटा में महत्वपूर्ण कमी करके। ओके, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए सब रिलेवेंट क्वेश्चन है कि भारत में ई कचरा प्रबंधन नियमों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दिशा निर्देश को कड़ाई से लागू होना उपभोक्ता के उपभोग के बाद कचरे के निपटान का प्राथमिक आर्थिक तार्किक बोझ मौलिक रूप से कहाँ हस्तांतरित करता है? कह रहा है कि भारत में ई कचरा प्रबंधन नियमों में
विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व, विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोल रहा है। ये कहाँ तक करता है? तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का मतलब समझिए, जो कचरे का बनाता है, ई कचरा को जो प्रोडक्शन करता है, जो कंपनीज है, ठीक है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके निपटान के लिए। तो क्या सकता है कि स्थानीय नागरिक निकायों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों में वास्तविक निर्माता उत्पादकों और आयातकों पर यही दिया गया है, मतलब सभी को इसमें जोड़ा गया है कि सभी के सभी जो होंगे इसमें शामिल होंगे, जो स्थानीय निकाय नागरिक निकाय से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के वास्तविक निर्माताओं, जो निर्माता होंगे, उत्पादक होंगे और आयातक होंगे, सब पर डिपेंडेंट करता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ई कचरा का निपटान करें। और ये आपका रहा क्वेश्चन, जिसको बनाना है आपको घर में बैठ कर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बनाइए, बैठ करके इंतज़ार मत करिए, क्योंकि इसमें 10 में 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए, फिर आपका पीटी कंफर्म है। आज हम लोग पार्ट 2 कर चुके हैं परफेक्शन IAS टेस्ट 3 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मन लगा के पढ़िए, समय काफ़ी नज़दीक है। और मेरा मूल मंत्र जो दिया गया है आप लोग को हमेशा याद रखिएगा, हिस्ट्री साइंस पढ़ना है, करेंट अफेयर्स है और 10 MCQ है। इसमें आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन का आवर का जो मेहनत करते हैं उसमें 80 घंटा 80% इसी पर फोकस करना है, फिर आपको निकल जाएगा, कोई नहीं रोकेगा आपको।